अपवर्तन क्या बताएंगे? तो अपवर्तन 10 में थोड़ा सा पढ़े थे, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से इसी देखो क्या है ना, कांच प्रकाश आ रहा है ना उधर से इधर, इधर दूसरा ये नहीं, ये उधर से प्रकाश इधर आ रहा है, तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है उसका पथ विचलित हो जाता है, जाना चाहिए सीधे, अब वो थोड़ा सा या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? और इसकी व्याख्या करना है हमको, इसके नियम किसके नियम से? आइगेन्स। तो कल याद करना, कल हम लोग प्रूफ किए थे आई इक्वल टू आर। आज हम लोग प्रूफ करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। क्या प्रूफ करेंगे? नियतांक। ठीक है, ये प्रूफ करना है क्योंकि ये किसका नियम है? स्नेल का। और स्नेल का नियम किसमें लगता है? अपवर्तन में। तो अपवर्तन का फिगर बना लेंगे, एक सबसे बढ़िया फिगर बनाएंगे। ये मान लो एक पृष्ठ है, इसका नाम है ये जेड डैश, तब हम माने थे एक्स एक्स डैश। क्या माने थे? माने थे ना कल हम इधर ये ऐसे कर दिए थे क्योंकि वो परावर्तक पृष्ठ था, और ये कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। और इस पर कल भी हम ऐसे एक तरंगाग्र बनाए थे, याद है? बनाए थे ना, लेकिन हम एक इधर बनाए थे क्योंकि परावर्तन हो रहा था। आज हम इधर नहीं बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। मान लो ये तरंग आ रहा है, तरंग ये भी तरंग है, ये आया आया टकरा के फिर अब इधर जाने लगा, और ये समांग माध्यम से इसमें जा रहा है, इसमें ये होता है अविलंब की ओर क्या होता है? झुकता है। थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जा रहा है, एक तरंगाग्र यहाँ बन गया। समझ में आया क्या बोले हैं? पहली बात, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, तो हमने मान लिया इसमें प्रकाश की चाल कितना है और इसमें कितना है? v2। तो ये ऐसे गया और ऐसे बन गया। ये तरंगाग्र कितना इसका कोण बनेगा? 90। और ये तरंगाग्र कितना इसका कोण बनेगा? 90। ये देखो फिगर है ना, 90। और ये परावर्तन कोण है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? आर। और ये आपतित हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन नहीं, अपवर्तन है। समझ में आया? अब नाम दे दो इसका, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है सी। समझ में आया ना फिगर? हाँ, यहाँ सुनो, माना एक तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, ठीक है? ठीक है ना? अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना माने? v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना माने? v2। तो ये जो तरंगाग्र है, ये आपतित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र? और ये है अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र? अपवर्तित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र का बिंदु ए पहले टकरा रहा है किस पृष्ठ पे? अपवर्तक पृष्ठ पे। और फिर कुछ समय बाद जब ये यहाँ से टकरा रहा है, तब ये फिर इधर आ रहा है। जैसे कल बताए थे, पहले से दिखाए थे ना, ऐसे आ रहा है। सबसे पहले कौन टकराएगा? ये जितना समय में ये यहाँ से यहाँ आएगा, उतना समय में ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ। अब यहाँ टकरा गया तो अब ये जाने लगेगा इधर, और जब इधर जाएगा तब ये फिर इधर आएगा ऐसे। तो जितने समय में बी से कहाँ आ रहा है, उतने समय में ए से कहाँ जा रहा है? सी। अभी तक क्या समझे? क्या लिखोगे एग्जाम में? अगर मान लीजिए इसको लिखना है, क्या लिखेंगे? माना एक आपतित तरंगाग्र ए बी, आपतित तरंगाग्र ए बी, V1 कर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रहा है? जा रहा है, या क्या हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है। तथा वह अपवर्तक पृष्ठ यक्ष यक्ष डैश के बिंदु ए पर क्या कर रहा है? टकरा रहा है। बिंदु ए पर क्या हो रहा है? टकरा रहा है। दिख रहा है ना वहां पर लिखा? समझ में आया? अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कल भी निकालेंगे, आज भी निकालेंगे। चाल इक्वल टू दूरी बटा क्या होता है? समय। हमको ये निकालना है दूरी। इस दूरी का नाम कितना है? बी ए डैश। कितना नाम है? और चाल हमने इसमें कितना माना है? तो चाल कितना हो गया? b1। दूरी कितना है? बी ए डैश। समय t मान लिया। समय कितना मान लिया? तो t का मान निकल गया बी ए डैश बटा में b1। और फिर हम इसको निकालेंगे, क्योंकि जितना समय में ये यहाँ से आया है उतना ही समय में ये यहाँ से आ गया है। ये क्या हो जाएगा? फिर इसमें लगाएंगे चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो चाल कितना है इसमें? v2। और दूरी कितना है? डैश नहीं, AC। और समय तो बोले सेम लगेगा दोनों में। समय कितना है? तो t का मान यहाँ से निकल गया AC बटा कितना निकल गया? v2। समझ में आया? देखो इतना पहले सर अब लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? पहले प्रूफ करो कि लिखवाएंगे। पहले लिखो, चार छोड़ देना। आगे घर बना के क्या करेंगे? हाँ, घर बना के चलेंगे। फिगर हाँ, फिगर बना।
चलिए चालू। देखो ध्यान सुनो, पहले पहले क्या लिखना है और क्या करना है, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, किसका सिद्धांत। किस्मत हम कहीं बोले ही नहीं कुछ हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में, कहीं बोले हैं नहीं, तो वो भी बोलना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, माना एक समतल तरंगागर क्या ए बी अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से, सूर्य के प्रकाश से आ रहा है, और ये इसके पृष्ठ किस पर टच कर रहा है, पहले ए पर। तो हमने क्या बताया था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, कि अगर कोई भी तरंगाग्र है, मान लो ये तरंगाग्र है, तो इस पर सभी बिंदु एक नए स्रोत का काम करता है। किसका काम करता है, और यहाँ से नई तरंग इकाई निकलती हैं, जिसको द्वितीय तरंग इकाई कहते हैं, याद आ रहा है। और फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो हमको क्या मिलता है, दूसरा तरंगाग्र मिल जाता है, याद है। तो हमने क्या किया, हमने ए पर एक तरंग चाप खींचा, खूब बड़ा लंबा पट्टा पे कैसे चाप खींचा यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से भी एक चाप खींचा हमने यहाँ पर, तो ये दो चाप मिला, तो यही दोनों चाप मिलके अब नए तरंगाग्र को दिखा रहा है। इसमें देखो इधर, इसमें ध्यान दे रहा, तो बड़े दिख रहा है, एक लगवा दें एलसीडी के ना। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से एक चाप खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ खींचे, सब चाप को मिला दिए तो द्वितीय तरंग और दूसरा तरंगाग्र मिल गया। तो ये भी तो तरंगाग्र है, ये यही है ना ये। अब यहाँ से हम एक चाप खींचे हैं खूब बड़ा, और एक यहाँ से चाप खींचे, उन दोनों को मिला दिए तो हमको अब ये वाला तरंगाग्र यहाँ मिल गया ना। एक चीज समझ में आई है। दूसरा ध्यान से ये बात सुनना है कि जितना समय में यहाँ से यहाँ आ रहा है, उतना ही समय में बी से कहाँ जा रहा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम है वो हम भी टी माने हैं, और यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है उसको भी क्या माने हैं, टी। तभी जाके हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ से निकला है, इसको बी ए डैश का मान निकाल लो, तो बी ए डैश का मान कितना निकला है, V1T, और यहाँ से AC का मान निकालने के कितना निकलेगा, B2T। समझ में है ना। और हमको यही प्रूफ करना है, साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू क्या प्रूफ करना, तो प्रूफ करेंगे हम, त्रिभुज लेंगे, जैसे कल प्रूफ किए थे ना त्रिकोणमिति से, इसको त्रिकोणमिति से ही करेंगे। ये त्रिभुज लेंगे, इसका नाम क्या है, ए बी डैश ए डैश, और ये कोण क्या है, आई। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब, और इसमें 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है, कोण, और ये क्या हो गया, आधार। तो इसमें हम साइन लगाएंगे, तो साइन आई इक्वल टू होता है क्या, लंब बटा कोण, लाल बटा कक्का से, लंब बटा क्या होता है, कोण। लंब क्या है जी, लंब यही ना है, बी ए डैश, और कोण कितना है, ए बी। तो यहाँ से निकल गया साइन आई, समीकरण नंबर तो बोल ही नहीं रहे उससे पहले, ये भी बोल रहा है, ये बोला है ना। अब किस में लगाएंगे, इसमें 90 के सामने वाला कण हो गया, और कोण के सामने वाला लंब हो गया। तो फिर अब किस त्रिभुज में लगा रहे हैं, ए डैश सी, तो साइन सी डैश देखो बोल रहा साइन आर, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, लंब कितना हो गया, AC, और इसके सामने वाला हो गया कर्ण, तो ये कितना हो गया, अब मान रख देंगे हम लोग, किसका मान रखेंगे जो निकाले हैं उसमें से, बी ए डैश का मान कितना है, V1T, साइन आई इक्वल टू हो गया V1T बटा में ए डैश, और AC का मान कितना है, V2T, है ना, निकाले है ना। तो V2T बटा में कितना हो गया, ए डैश, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये हो गया है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, बराबर क्या करें, कैसे बराबर होगा, इसमें V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे बराबर किया है, यहाँ क्या किया है, बट्टा, तो बट्टा मतलब भाग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। साइन आई अब बट्टा में क्या हो गया, साइन आर, और इधर क्या है, V1T बट्टा में ए डैश, और इसमें क्या है, V2T बट्टा में ए डैश, ए डैश से ए डैश कट गया, T से T कट गया, तो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या आ गया, V1 बटा में। ध्यान सुनना, n का फार्मूला होता है 1n2 का n2 बटा n1, बताया था ना, और वेग के रूप में होता है V1 बटा ऊपर का ऊपर बटा। 1n2 का फार्मूला क्या होता है, V1 V2, सर वहाँ पे भी रहेगा तो ना, n2 जा लिखते हैं, V2 इक्वल टू V1 V2,
देखो, अगर वेग के रूप में लिखते हो तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रहेगा, और अगर अपवर्तनांक के रूप में लिख रहे हो तो उल्टा होता है। ठीक है। यस सर। तो ये देखो V1 बटा V2 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, एंड 1 n2। ये हो जाएगा साइन आई बट्टा में साइन आर, ऐसे लिख देंगे 1, और 1 n2 को ही बोलते हैं हम लोग क्या, नियतांक। तो प्रूफ हो गया ना। यस सर। यही किसका नियम है, स्नेल का। स्नेल का। दो नियम प्रूफ करना है। एक तो हमको अपवर्तन में दो ही नियम होता है, एक स्नेल का नियम और एक आपतित तरंग पर अपवर्तित तरंग, और इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही दर। इसके नीचे क्या लिखेंगे, आपतित तरंगांक, अपवर्तित तरंगांक, और इसमें खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में। यानी हाइगेंस के सिद्धांत से हमने किसकी व्याख्या कर दी, कैसे व्याख्या की, इसमें हाइगेंस का यूज कहाँ किए बताओ तो। हाइगेंस का दो जगह यूज किए। एक तो सबसे पहले हाई वाला जो चाप खींच के बनाए ना। यस सर। यही ना बोला था हाइगेंस कि हमने अगर एक तरंगाग्र के से हम चाप खींच रहे हैं, स्पर्शिया खींच रहे हैं, तो वो नया तरंगाग्र की दिशा बताएगा। यस सर। बस यही हमने किसका उपयोग किया है, तो हाइगेंस की सहायता से हम अपवर्तन की व्याख्या कर दिए और परावर्तन की व्याख्या भी कर दी। अब व्यतिकरण विवर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम हाइगेंस के सिद्धांत से ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते। खूब इसको हिला रहा है उसको। संभल रहा है। इसका है। हाँ। देखो ध्यान सुनो, एक चीज और ध्यान सुनिए आप लोग। ये जो शुरुआत में दिया है कि जब भी अपवर्तन होता है तो केवल बदलता है वेग, केवल क्या बदलता है, वेग बदलता है, और बदलता है तरंगदैर्घ्य। वेग और क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग देखो, एक में V1 है और एक में क्या बदल रहा है, वेग बदलेगा। और लेमडा, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य। V1 इसमें लेमडा मत मान लेना, इसमें कितना मान लेना, लेकिन दोनों में आवृत्ति क्या रहेगा, गंभीर है। ये किसके अकॉर्डिंग है, हाइगेंस के। अब हाइगेंस ने क्यों उसको नहीं समझा पाया, ध्रुवण को, इसका रीजन बता देना। हाइगेंस ध्रुवण को क्यों नहीं समझा पाया। और याद है एक और चीज बोले थे, न्यूटन वाला, न्यूटन का जो कौन सिद्धांत था, कणिकावाद का सिद्धांत था। उसकी कमी क्या थी, उसने माना था कि जो हमारा सघन माध्यम में वेग होता है वो कम होता है किससे, विरल माध्यम से। इससे इसने प्रूव कर दिया इस वाले जित प्रयोग से कि विरल माध्यम में वेग जो होता है वो सरल माध्यम से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको तो वो समझा दिया, इसीलिए उसको हटा दिया गया, किसको, न्यूटन वाले को। इसने एक और चीज बताया 1801 में, कब, 1801 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यंग। हाँ यंग, ठीक है ना। उसने एक प्रयोग किया व्यतिकरण का, किसका प्रयोग किया, व्यतिकरण का, और उससे सिद्ध किया इसके सिद्धांत को, किसके सिद्धांत को, हाइगेंस का। और अगला हेडिंग जब हम व्यतिकरण पढ़ेंगे तो यंग का प्रयोग पढ़ेंगे। यंग का प्रयोग ऐसे है, थोड़ा सा पढ़ना है, ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से लाइट जाता है, यहाँ से एक वेव निकलता है, यहाँ से एक वेव निकलता है, दोनों यहाँ मिलता है आपको, और एक यहाँ मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम बनता है। फिजिक्स में पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम ना, मैक्सिमम में वो आएगा। और इसका हम वीडियो भेजेंगे, देख लेना। पानी का जानते हो, इसका एक वीडियो है, छोटा छोटा दो पत्थर मारते हैं ना तो उसमें व्यतिकरण होता है, इसमें साफ पानी में, तो एक भेज देंगे, देख लेना उसमें व्यतिकरण का। किसका, तो 1801 में जब यंग किसका खोज कर रहा था, व्यतिकरण का, तो देखा कि वहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती। कौन सी तरंगिकाएं निकलती है, द्वितीय की तरंगिकाएं निकलती है। तो वहां से व्यतिकरण और विवर्तन दोनों की व्याख्या हो गया, किसके सिद्धांत से, हाइगेंस। तो हाइगेंस के सिद्धांत से किसका किसका व्याख्या हो गया, पहले कल किए थे किसका, और आज किए किसका, और फिर अपवर्तन 1801 में यंग के प्रयोग से किसका हो गया, व्यतिकरण का हो गया। व्यतिकरण देखो क्या है, ये जो तरंगे मिल रही है ना, इसको व्यतिकरण बोलते हैं। और जो कोने से जो मुड़ रहा है इसको बोलते हैं विवर्तन। कोने से जो मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो जब मिलती है तो मैक्सिमम मिनिमा बनाती है, इसको बोलते हैं व्यतिकरण। और किसी किनारे से टकरा के वापस जाने की घटना को क्या बोलते हैं, तो इसी प्रयोग में व्यतिकरण की व्याख्या हो गया और विवर्तन, क्योंकि इनसे उसको क्या मिला था, द्वितीय तरंगिकाएं, क्या मिला था, और द्वितीय तरंगिकाएं किसने बताया था, हाइगेंस।
यानी हाइगेंस से हमने परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इन सभी की व्याख्या कर दिया, जो उसने नहीं किया था। किसने नहीं किया था? न्यूटन का कणिका बल। अब खाली एक ही बच रहा था, ध्रुवण। क्या बच रहा था? ध्रुवण। ध्रुवण की व्याख्या आप केवल नहीं कर पाए, किसके सिद्धांत से? हाइगेंस। तो अगर हाइगेंस के सिद्धांत की कमियां आ गया तो सबसे पहला कमियां क्या लिखेंगे? सफलता में क्या लिखेंगे? सफलता में लिखेंगे कि हाइगेंस की सहायता से हम परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या कर दिए। दूसरा, सघन माध्यम में जो वेग होता है, विरल माध्यम में जो वेग होता है, वो सघन माध्यम से क्या होता है? ज्यादा होता है। विरल हवा में जो वेग होगा प्रकाश का, और जो जल में वेग होगा उससे क्या होगा? ज्यादा। तो इसकी सफलता दो को है, इसके माध्यम से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या हो गया। और विरल माध्यम का वेग जो होता है प्रकाश का, सघन माध्यम से क्या होता है? ज्यादा। हो गया ना दो सफलता। अब इसकी कमियां क्या? इसकी कमियां क्या? सबसे पहली कमी क्या है? ध्रुवण को तुम बार बार यही निकाल ले रहा है। हवा से निकल क्या था जी? क्या था? नींद लग रहा है? पहला नींद लग रहा है समझिए। ध्रुवण की व्याख्या नहीं करना है। दूसरा पहला ना बोल रहे, मुझे नहीं मालूम तो पहला क्यों बोल रहे? आता दूसरा वही ना करो था। अब देखिए तो कहीं किया दिखा तुम्हारे ये तो कौन का चेक हुआ था? पेपर से नंबर का लिखते रहो, पढ़ते रहो। सबसे मेन है पढ़ना। यदि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, वो कर अभी खेत कटाया है, अभी अजूबा खेत कटाया है। अच्छा, रोजा के बाद बोला था अप्रैल पे एकदम बारूद मई में भी बोला था। कौन? अच्छा इसमें बारूद बन रहा है। मालतो में तो रोजा हम लोग का चल रहा था। हाँ। अप्रैल तो बोला अभी बोलेगा कि स्कूल जा रहे हैं तो जुलाई से जा नहीं रहे थे। जुलाई जा रहा है। कभी स्कूल छुट्टी गया कि नहीं, एक दो दिन तक गया। आगे बोलेगा बकरीद बकरीद है उसमें 10 दिन चला जाएगा तो जाने देखो पहला हमने क्या बताया? पहला क्या बताया कि उसने ध्रुवण, ये तो सफलता था इसका। ये क्या था? हाइगेन का क्या सफलता था? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन को समझा दिया। और ये भी बता दिया कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सघन से ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि उसने ध्रुवण को समझा नहीं पाया। और दूसरा चीज हमने क्या कहा था कि तरंगाग्र यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है तो द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है। तरंगाग्र इसमें हमेशा कहाँ बोला था? आगे एक वीडियो दिखाई दिया था, आगे बढ़ रहा था, उस दिन मोबाइल में दिखाई दे नहीं आता रहा। तो इसने ये बोला कि तरंगाग्र पीछे की ओर क्यों नहीं बढ़ता है, यानी केवल तरंगाग्र आगे की ओर क्यों बढ़ता है ये तो बताया, लेकिन पीछे की ओर क्यों बढ़ता है ये समझा नहीं सका। पहला क्या नहीं समझा सका? ध्रुवण। दूसरा क्यों नहीं समझा पाया? तरंगाग्र केवल क्यों आगे दिशा में चलता है, पीछे की दिशा में नहीं चलता है तरंगिकाएं। थर्ड जो हम कल बताए थे कि इसने माना था ना ईथर माध्यम, एक काल्पनिक माध्यम माना था ईथर। और फिर हमने बताया भी था कि माइकलसन और मोरले नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि ईथर नाम का कोई भी चीज होता नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी एक कमी हो गया, जो इसने माना था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ईथर से बना है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो कितनी कमी हो गई? 3। और एक लास्ट कमी है कि बात 11 में पढ़े होंगे, जितने लोग पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, इसी में इसके अगले वाला चैप्टर में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो सोलर लाइट होता है ना, सोलर लाइट पे क्या होता है? सोलर है अपना, और इस पे प्रकाश गिरता है सूर्य का, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो धारा मिलता है ना, धारा सोलर से धारा मिलता है ना।
इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रभाव। प्रकाश विद्युत तो ये जो हमारा हाइगेंस था इसको भी नहीं समझा पाए। किस प्रभाव को? प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रभाव। समझ में आया? यस हाइगेंस का सिद्धांत क्या था? आगे निकाल। हाँ। भूल गया। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत एक था और एक है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं को सिद्धांत। यस। यस सर, बताओगे दोनों में अंतर क्या है? जो वहां पे एक दिन पढ़ाए थे, याद है? सबसे पहले तरंगाग्र का परिभाषा बताए थे, वो था द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कि जब कोई प्रकाश चलता है तो उसके एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पे सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है, याद है? उसी प्रत्येक बिंदु स्रोत का काम करता है, उससे द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है। फिर चाप खींचते हैं तो वो दूसरे तरंगाग्र की स्थिति को बदलता है। ये जो था वो था द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या था? द्वितीय अब कल पढ़ाए थे, नहीं परसों पढ़ाए थे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ाए थे? बस वैसे ही रोहन प्रकाश में प्रभाव समझा दिया, सफलता वाला तो मिटक गया। अरे दूसरा वाला क्या था जी? दूसरा में क्या था बताओगे? पहला क्या था? मीठा। बक। दूसरा मीठा था। नहीं, तीसरा था वो। दूसरा क्या था? फिर दूसरा था कि प्रकाश। आगे की वही तरंगाग्र क्यों चलता है? यस, अब दिशा में तरंगाग्र चलता है। लिखो लिखो, क्या लिखी हेडिंग हो? वही है सफलताएं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं लिख देना है। इस बार अच्छा रिकॉर्डिंग हो, याद रहे।